नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जैसे आप सभी को पता है, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि ईडी ने दूसरा सम्मन जारी किया और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने उपस्थित होने में असमर्थता जताई और कारण था इस बार विपश्यना मेडिटेशन। वो विपश्यना मेडिटेशन के लिए जो है वो किसी केंद्र चले गए हैं 10 दिन के लिए, इसलिए वो ईडी के समक्ष जो है वो पेश नहीं हो सकते। इससे पहले समन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है उन्होंने एक जिसको कहते हैं कि असमर्थता जताई थी, क्योंकि चुनावी कैंपेन के लिए वो अपनी पार्टी के स्टार कैंपेनर है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में उनका रोड शो है। तो ये 2 सम्मन जो है वो ईडी ऑलरेडी जारी कर चुका था और अब ईडी ने जो है वो तीसरा सम्मन भी जारी कर दिया। और तीसरा जो सम्मन है वो 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपने दफ्तर पूछताछ के लिए, या जो भी कहें कि ईडी ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। अब इसमें 2 बड़ी चीज़ों की इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पहला, सबसे पहले हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की नैतिकता की, सिद्धांतों की। आपको पता होगा 2013 में जब इस पार्टी का गठन हुआ था, आम आदमी पार्टी का, तो ये पार्टी आई थी। बाकी जो पार्टियां, जितनी भी जो पार्टियां थी, उन सभी में जो है वो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, उनमें नैतिकता और सिद्धांतों की कमी है और इसको लेके है अरविंद केजरीवाल बड़े-बड़े भाषण देते थे। तो आज जब उनके 2012-13 के जब मैं वीडियो देख रहा था, उनके ट्विटर हैंडल देख रहा था, तो 2012 का एक ट्विटर हैंडल पे उनका एक ट्वीट पड़ा है और ट्वीट जो है वो क्या कहता है वो भी हम समझ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल उसमें ये कहते हुए पढ़ते हैं कि अगर ईडी या सीबीआई कोई सम्मन देता है या पूछताछ के लिए बुलाता है तो आपको जो है वो तुरंत उनके सामने जो है वो पेश होना चाहिए। और अब जब 2012 के आप उस ट्वीट को देखोगे, उनके मैसेज को देखोगे, उस मैसेज से आज उलट जो है वो अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो ईडी से भागते फिर रहे हैं। और वो जो ट्वीट था वो था सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको लेके था। और आज नैतिकता और सिद्धांतों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल उन्हीं लोगों के साथ जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, हाथ मिला रहे हैं। तो ये तो है अरविंद केजरीवाल की नैतिकता की बात। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बात। अब इसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल राजनीति देख रहे हैं, लेकिन कब तक? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 2 बार से जो है वो उल्लंघन कर चुके हैं और तीसरी बार अगर वो ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो मुश्किलें जो है वो अरविंद केजरीवाल की ही बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ में अब लोगों को जो है वो केजरीवाल पे शंका और शक दोनों होना शुरू हो गए और इसके पीछे की वजह है, जो केजरीवाल बड़ी-बड़ी बातें करता था कि ईडी से हम डरते नहीं है, सीबीआई से हम डरते नहीं है, जहाँ बुलाएँगे हम उपस्थित हो जाएँगे और हम जो है वो पूरा कोऑपरेट करेंगे। और वो पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी से लगातार भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों के अब मन में भी जो है वो शंका आना शुरू हो गई है और कोर्ट में भी जो है, और कोर्ट का अगर हम देखें तो अभी जो मनीष सिसोदिया की जो बेल जो खारिज हुई है, उसमें भी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सख्त टिप्पणी की है और टिप्पणी के साथ में उन कोर्ट ने ये भी कहा है कि अब जो है वो लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ है। तो अगर कोर्ट को अगर ये लग रहा है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि 28 फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में है और 4 अक्टूबर से संजय सिंह जो है वो कस्टडी में है और दोनों को जो है वो अभी बेल नहीं हुई है, बार-बार वो बेल के लिए जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल नया क्या गेम खेल सकते हैं, हम उसकी भी इस वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने जो अब की बार जो ईडी को नोटिस दिया है, वापस उसका जवाब जो दिया है, उसमें एक जो पिछली बार की तरह आपको पता ही होगा कि उन्होंने पूछा था कि ईडी जो है वो मुझे किस हैसियत से बुला रही है, मुख्यमंत्री या फिर पार्टी के कन्वीनर या फिर जो है वो एक जिसको गवाह के रूप में या एक सामान्य नागरिक के रूप में। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो पहले भी हमने सुनी थी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी कि अगर मेरी जगह मेरे किसी रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं बुला सकती ईडी। अब इसमें जो है वो पीएमएलए एक्ट क्या कहता है, उसके प्रावधान की अगर हम बात करें तो पीएमएलए एक्ट ये भी कहता है कि ईडी जब किसी को सम्मन जारी करती है या कोई जिसको गवाह है या कोई सबूत अगर उसको लगता है कि इसके पास में जो है वो सबूत है, तो वो ईडी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को भी बुला सकती है और उसके बाद में जो है वो उससे रिलेटेड जो गवाही से या सबूतों से रिलेटेड जो दस्तावेज है उनकी मांग कर सकती है। लेकिन इस केस में ईडी ने जो है वो ऐसा कोई जिसको कहें कि नोटिस में ये नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल की जगह जो है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव आए। उन्होंने सीधा जो सम्मन है वो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है
वो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, क्योंकि अब ईडी 2 समन के बाद में तीसरा समन जारी कर चुकी है और केजरीवाल को भी अब लग रहा है कि अब जो है इसके बाद में हो सकता है कि ईडी उनको घर आए और गिरफ्तार करके ले जाएं। तो ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में वो क्या चीज़ें दलीलें रख सकते हैं? तो कोर्ट में सबसे बड़ी दलील वो ये रख सकते हैं कि क्या ईडी जो है वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव या मैं किसी बंदे को भेजूँ तो क्या उनको ईडी जो है वो पूछताछ या उनसे जो है वो बात करने के लिए तैयार है? एक ये बड़ा जो है वो मुद्दा बन सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट को अब ये देखना है, पीएमएलए एक्ट में ये चीज़ें हैं और लगातार जो है वो वकीलों की टीम अरविंद केजरीवाल के साथ काम भी कर रही है इसी में मामले को लेके। तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो है वो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है कोर्ट में जाके जो है वो अग्रिम जमानत की याचिका लगा दें। तो ऐसी स्थिति में अगर अग्रिम जमानत की याचिका के लिए जाते हैं अरविंद केजरीवाल, वैसे लगता नहीं है कि उनके वकील ये राय देंगे, क्योंकि अग्रिम जमानत के लिए वही जिसको कहते हैं कि जिसमें जो ऑलरेडी अपने आप को आरोपी मान लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। और ऐसा पहले नहीं है, कर्नाटक के ही जो है एक मंत्री वो भी पहले जो है वो ऐसा कर चुके हैं और कोर्ट ने जो है उनसे ये पूछा था कि तो इसका मतलब आप मानते हो कि आप जो है इस मामले में जो है वो आरोपी है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि आरोपी बनना चाहेंगे। तो अग्रिम जमानत ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरा अगर मानना या मेरा अगर जिसमें विश्लेषण की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल जो है वो इस याचिका को कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को लेके जो है वो ये कह सकते हैं कि चुनाव की व्यवस्था पार्टी के स्टार कैंपेनर है और ये तमाम तरह की जो दलीलें देके इस मैटर को लोकसभा चुनाव तक खींचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट में पहले याचिका जाएगी, फिर उसके बाद में उस पर सुनवाई होगी, फिर उसके बाद में फिर एक तारीख पड़ेगी, फिर ईडी को कोर्ट बुलाएगा और ईडी से पूछेगा कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में क्या उनका कोई पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आ सकता है क्या? फिर ईडी जो है वो उसका जवाब देगी। तो तमाम तरह की ये चीज़ें जो है वो बन सकती है। तो ये जो है अब सीधा मैटर जो है वो ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इसको थोड़ा डिले करें। अब दूसरी इसमें एक बात और समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति में ईडी जो है वो कोर्ट को ये भी कह सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट में अगर इसको आरोपी अगर बनाया है, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर हम बात करें तो ईडी अगर तीसरा सम्मन ईडी ने जारी किया है, तो एक चीज तो इसमें जो फैक्ट्स के साथ में वो आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं ईडी के पास में ऐसे कोई सबूत है जिसका सीधा लिंक जो है वो अरविंद केजरीवाल से है। और ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट इसको अरविंद केजरीवाल को उपस्थित होने के लिए बोलता है तो ईडी ये कह सकती है कि वो जो है वो हमारी पहुंच से दूर है, हम बार बार उनको सम्मन दे रहे हैं लेकिन वो सम्मन का जवाब देने के लिए जो है वो दफ्तर नहीं आ रहे। तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो अरेस्ट करने के लिए जो है वो डिमांड कर रख सकती है। ये ईडी की तरफ से जो है हम कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति जो है वो बहुत ही कम समय में हमें अब देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ईडी जो है जिस हिसाब से दूसरा सम्मन जारी किया और केजरीवाल जो है वो मेडिटेशन के लिए निकल गए, उसके बाद में ईडी ने तुरंत से जो है वो तीसरा सम्मन भी जारी कर दिया और ज़्यादा समय उनको जो है वो दिया नहीं है। नया साल 3 जनवरी जो है वो 2024 का रखा है और इसमें भी जो है वो प्रबल संभावना है कि अरविंद केजरीवाल शायद ही जो है वो ईडी के दफ्तर जाएंगे। इस बार भी वो जो है वो असमर्थता जताएंगे, लेकिन इस बार वो क्या बहाना बनाएंगे, क्या ईडी को जो है उनके सम्मन का जवाब देंगे, ये उनकी वकीलों की टीम तय करेगी या अरविंद केजरीवाल तय करेगा। लेकिन लगातार ईडी से जो है वो दूर जाने की वजह से, ईडी के पास बार बार सम्मन जारी होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने की वजह से एक स्थिति जो है वो जरूर बन रही है कि अब जो है वो लोगों को भी ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो शक और शंका दोनों के घेरे में है। कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है वो इससे जुड़ी हुई है। और कल आपको पता ही होगा कि एक नए घोटाले का नाम और सामने आ रहा है और वो है शराब घोटाले के बाद दवा का घोटाला। उसमें भी जो है वो लगातार जो है अब एलजी बीके सक्सेना ने इसको सीबीआई जांच के लिए जो है वो एक प्रस्ताव दिया है। और ऐसी स्थिति अगर बनती है और उसमें भी कुछ ना कुछ होता है तो फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार परत दर परत आप देखोगे कि घोटाले जो है वो उजागर होते जा रहे हैं। और उसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल शीशमहल ऑलरेडी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। गुजरात यूनिवर्सिटी का जो मैटर है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के ऊपर सवाल उठाए और साथ में जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, उसको भी जो है वो उनका साथ देने के लिए। तो ये बड़ी चीज़ें जो है वो मानमानी का केस वो उनके ऊपर चल रहा है, शराब घोटाला आपको पता ही है। तो ऐसे जो है वो तमाम तरह की चीज़ें अब अरविंद केजरीवाल के पीछे लगे हुए और अरविंद केजरीवाल जो है इनके बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्थिति वही है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, गठबंधन का वो हिस्सा है और गठबंधन से भी वो हो सकता है। आपको
पहले भी हमने वीडियो में बात की थी कि वो पीछा छुड़ाने के लिए जो है वो पुरजोर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। ऐसा संभव हो नहीं पा रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया था, तो ऐसी स्थिति अभी बनी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से पंजाब में सभी 13 सीटों पे चुनाव लड़ने का अपना दावा कर रही है, तो उससे ये भी लगता है कि अब जो है वो इंडी गठबंधन से भी जो है वो आम आदमी पार्टी बाहर हो सकती है। तो ये तमाम तरह की पॉसिबिलिटीज़ अब बनी हुई है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम बात करेंगे कि ये दवा घोटाला है क्या, और उसके पीछे की जो है वीके सक्सेना, एलजी वीके सक्सेना ने जो है वो सीबीआई जांच के लिए इसको जो है वो क्यों भेजा, उसका भी कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।